कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई फैसला आपका है ही नहीं, या आपका गुस्सा, आपका दुख असल में किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है? आज हम इसी रहस्यमय दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई किसी के दिमाग को शतरंज का बोर्ड समझकर खेल रहा हो। हमें लगता है कि चालें हमारी हैं, पर असली खिलाड़ी कोई और होता है। हो सकता है किसी बात पर हाँ कहने का प्लान तो 2 दिन पहले ही बन चुका था। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जाए। डार्क साइकोलॉजी का सीधा सा मतलब है दूसरे के दिमाग के साथ ऐसे खेलना कि उसे भनक तक न लगे। उसे लगता है कि फैसला तो उसका अपना है, पर असल में दिमाग में किसी और की प्रोग्रामिंग चल रही होती है। रॉबर्ट ग्रीन की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब अगर किसी की सोच का नजरिया ही बदल दिया जाए तो उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और यही डार्क साइकोलॉजी की हर चाल का बेस है। तो चलिए अब उन हथियारों पर एक नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल एक मैनिपुलेटर करता है। एक एक करके इन खतरनाक तरकीबों को समझते हैं ताकि हम इन्हें पहचान सकें और इनसे बच भी सकें। पहला हथियार है द गिल्ट मिसाइल, जिसे हम गिल्ट ट्रिपिंग भी कहते हैं। सोचिए, किसी का एक बहुत करीबी दोस्त है, उसने हमेशा उसकी मदद की है। अब एक दिन उसका अपना शेड्यूल बहुत बिजी है और वो मदद करने से मना कर देता है। तभी उसका दोस्त कहता है, यार मुझे तो लगा था तू मेरा सच्चा दोस्त है, पर जब जरूरत पड़ी तो तूने भी मुंह फेर लिया। बस ये चंद शब्द दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और इंसान अपना जरूरी काम छोड़कर दोस्त का काम करने लग जाता है। यही बात तो एरिक बर्न ने समझाई थी। लोग अक्सर ऐसे इमोशनल गेम्स खेलते हैं ताकि दूसरों को अपनी मर्जी से चला सकें। वो किसी के अपराध बोध को, मतलब गिल्ट को, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगला हथियार है दी अर्जेंसी ट्रैप। मान लीजिए कल किसी का एग्जाम है और वो पूरी तरह फोकस करके पढ़ाई कर रहा है। तभी एक दोस्त आता है और कहता है, भाई गेम में बहुत बड़ा चैलेंज मिला है, अगर हमारी स्क्वाड अभी ऑनलाइन नहीं आई ना तो इज्जत चली जाएगी। यहाँ वो एक अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन बना देता है, जहाँ लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ये बात बिल्कुल सच है। जैसे ही अर्जेंसी बनती है, हमारा सोचने समझने का सिस्टम इमोशंस के हवाले हो जाता है। यही ट्रिक मार्केटिंग में भी खूब इस्तेमाल होती है, जैसे सिर्फ 2 सीटें बची हैं या सेल का आखिरी दिन। अब आते हैं तीसरे हथियार पर, द फ्लैटरी ट्रैप। कल्पना कीजिए, कोई एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तभी टीम का एक सदस्य कहता है, यार ये डिज़ाइन वाला काम तो तू ही कर सकता है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, पर तू तो इस काम में जीनियस है। ये सुनते ही कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है और इंसान फौरन वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ये देखे बिना कि उस पर पहले से ही कितना बोझ है। और यही तो चापलूसी के जाल का असली खतरा है। लगता है कि कोई बहुत खास है और उसकी तारीफ हो रही है, जबकि असल में सामने वाले को सिर्फ अपना काम निकलवाना होता है। वो पहले आपके ईगो को फुलाते हैं और फिर उस पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। चौथा हथियार है इमोशनल ब्लैकमेल, और ये सबसे खतरनाक तरकीबों में से एक है। कोई करीबी कहता है, अगर सच में प्यार करते हो तो मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड दो, या कॉलेज छोड़कर अभी मुझसे मिलने आ जाओ वरना मुझे लगेगा कि तुम बदल गए हो। यहाँ प्यार और रिश्तों के नाम पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और पांचवा हथियार है द डिपेंडेंसी लूप। इसमें कोई मैनिपुलेटर पहले तो किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देके स्पेशल महसूस कराता है, हर रोज कॉल, मैसेज, बहुत ज्यादा ध्यान। फिर धीरे धीरे वो गायब होने लगता है। अब दूसरा इंसान इंतजार करता है, उसका मूड खराब होता है और वो ये सोचने लगता है कि शायद उसी से कोई गलती हो गई है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक बार जब कोई किसी पर इमोशनली डिपेंड हो जाता है तो सारा कंट्रोल मैनिपुलेटर के पास चला जाता है। वो भावनाओं के जरिए पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाने लगता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि लोग कैसे गिल्ट, अर्जेंसी या चापलूसी जैसे हथियारों से हमारे दिमाग को हैक कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब कोई ये डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स इस्तेमाल करे तो उससे बचा कैसे जाए। तो अब बात करते हैं बचाव की। यहाँ 3 ऐसे सॉलिड हैक्स हैं जो एक मेंटल एंटीवायरस की तरह काम कर सकते हैं। एक ऐसी ढाल जो हर तरह के मैनिपुलेशन से बचाएगी। ये 3 कदम एक पूरी डिफेंस सिस्टम की तरह हैं। पहला, रुकना। दूसरा, किसी और से राय लेना। और तीसरा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। ये तीनों मिलकर एक मजबूत ढाल बनाते हैं।
चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमारा पहला रिएक्शन हमेशा इमोशनल होता है। 1 सेकंड का पॉज हमें सोचने का, लॉजिक इस्तेमाल करने का मौका देता है। दूसरी राय हमें एक बाहर का नजरिया देती है, जिससे तस्वीर साफ हो जाती है। और हमारी गट फीलिंग यानी अंदर की आवाज अक्सर उन खतरों को पहचान लेती है जिन्हें हमारा दिमाग नहीं देख पाता। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सब सीखना किसी को भी काफी शक्तिशाली बना सकता है। ये समझ आ जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, करुणा के बिना शक्ति सिर्फ हेर-फेर बनकर रह जाती है। जब ये समझ आ जाता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जा सकता है, तो 2 रास्ते खुलते हैं। पहला, इन तरकीबों का गलत फायदा उठाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना लिया जाए, और दूसरा, इस जानकारी का इस्तेमाल खुद की और दूसरों की रक्षा करने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए किया जाए। और ये रॉबर्ट ग्रीन का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। असली ताकत ये जानने में है कि कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल न करने का सही रास्ता चुनने का फैसला लिया जाए। तो अब जब इन तरकीबों की जानकारी हमारे पास है, सवाल ये उठता है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल एक ढाल की तरह होगा या एक तलवार की तरह? इसका फैसला हर किसी को खुद करना है।